सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस 26 मई के लिए, राइट। सो आज अपने पास कुछ 5 टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले अपन रशिया यूक्रेन का मैप देख लेते हैं। जो भी इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस अपने रहेंगे, राइट। सो अपन देख लेते हैं कि यूक्रेन मोस्टली रहता कहाँ पर है, राइट। सो आप ये देखेंगे यूक्रेन ये रहा, राइट। अब आप इसको आपको क्या पूछ लेगा यूपीसी, इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो आपको ध्यान होना चाहिए यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है। बेलारूस, पोलैंड, ठीक है। वर्सोवा आपको ध्यान होना चाहिए कहाँ पे आता है। स्लोवाकिया, ठीक है। हंगरी, ठीक है। ये देखिए ये सब यूक्रेन से बॉर्डर टच करते हैं, तो आपको इन सब के बारे में ध्यान होना चाहिए, राइट। रोमानिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इतना ही आपको इतना से ध्यान था। और रशिया खुद, ठीक है। तो यही चीज़ें अगर आपको ध्यान है तो आप चीज़ें इजीली आराम से एग्जाम में आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। तो रोमानिया आपको ध्यान होना चाहिए, स्लोवाकिया, ठीक है। हंगरी आपको ध्यान होना चाहिए, मालडोवा आपको याद होना चाहिए। मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मालडोवा, राइट। रोमानिया, ठीक है। हंगरी, वहाँ बुद्धिपेस्ट है। स्लोवाकिया, पोलैंड, वॉर्सोवा है, ठीक है। लिथुएनिया तो नहीं टच करता है। बेलारस टच करता है यूक्रेन को, ठीक है। और रशिया खुद टच करता है यूक्रेन को, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। चलिए ये तो बॉर्डरिंग कंट्रीज थी, अपन ने देखी कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बॉर्डरिंग कंट्रीज है यूक्रेन की, राइट। आपको इसके बारे में ध्यान होना चाहिए, प्लेन्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि अपन यूक्रेन कौन से सी से ओपन है। तो सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी, राइट। आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए। और ये कौन सी स्टेट है, बॉस्फरस स्टेट है, राइट। बॉस्फरस स्टेट्स ब्लैक सी और सी और मरमरा को कनेक्ट करती है। सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से कनेक्ट करने वाली डेंडलेस स्टेट है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए। डायरेक्टली आपको स्टेट्स दे देंगे और उनको बोल देंगे कि किससे किससे कनेक्ट करती है, राइट। अगर आपको ध्यान होगा तो आप इजीली उस चीज़ को आंसर आउट कर पाएंगे। तो आप सी एज ऑफ ध्यान रखें, ब्लैक सी थोड़ा ध्यान रखें, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, अगर उसके आसपास की अपन बॉर्डरिंग कंट्रीज देखें तो वो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैस्पियन सी के बारे में पूछेंगे, राइट। तो कैस्पियन सी के बारे में आपको क्या ध्यान देना होना चाहिए। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। अजरबैजान, ठीक है। ईरान एंड कजाकिस्तान मोस्टली ज़्यादा ज़्यादा, या तो रशिया होगा, राइट। ठीक है, हाँ रशिया होगा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, तारिक, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अजरबैजान, ठीक है। रशिया, ठीक है। ईरान, ठीक है। कजाकिस्तान, ठीक है। तो अब आसपास आपको सारी चीज़ें मैंने करा दी। ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ठीक है। सी अजोव याद रखेंगे, सी ऑफ मरमरा, एजियन सी, डांडल स्ट्रेट, बॉस्फरस स्ट्रेट, ठीक है। बाल्टिक सी को भी थोड़ा देख लीजिएगा आप खुद जब मैपिंग कर रहे हो, राइट। और मेडिटेरियन सी तो आपको याद होनी ही चाहिए, ये बार बार यूपीसी पूछता ही रहता है क्वेश्चन, राइट। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि हाँ एजियन सी में कौन कौन कनेक्ट होता है। वैसे जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कौन से रिवर अपने लिए इन्वेंट हो सकती है। टेग्रिस, टेग्रिस कहाँ फ्लो होती है, इराक में फ्लो होती है, राइट। थोड़ा सा टेग्रिस के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए तो इतना ही था, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, द इनोग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग शेड हैव मार्क्ड अ फ्रेश स्टार्ट। तो सर बोलेंगे कि आप पार्लियामेंट से रिलेटेड ये क्यों लेके आए हैं। तो जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है ना वो इंस्पायर्ड है ज्योतिर्लिंग से, ठीक है। जैसे पिछले साल ही क्वेश्चन आया था कि जो सोमनाथ टेम्पल है उसके मतलब लाइक उससे इंस्पायर्ड है, राइट। सो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान, 64 योगिनी टेम्पल से इंस्पायर्ड है अपनी पार्लियामेंट की बिल्डिंग, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में अपन थोड़ा सा 12 ज्योतिर्लिंग्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि महाबलेश्वर करके ज्योतिर्लिंग है जो न्यूज़ में रहा है। कहाँ ये, उज्जैन मध्य प्रदेश में, राइट। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या ध्यान होना चाहिए, महाबलेश्वर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, राइट। ओमकारेश्वर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। यूपीएससी प्रीलिम्स जायक करेगा, आपसे ये लोकेशन दे देगा, फिर ये बोल देगा ये कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो नागेश्वरा, ठीक कहाँ पर है, गुजरात। सोमनाथ कहाँ है, गुजरात, ठीक है। तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए, डायरेक्टली प्रीलिम्स में आने के फुल चांसेस है, ठीक है। त्रिम्बेश्वरा कहाँ पर है, नासिक महाराष्ट्र। भीमशंकरा कहाँ है, महाराष्ट्र, राइट।
एक एक बारी में नाम को याद कीजिए अगर आप प्लेन्स दे रहे हैं अभी तो। केदारनाथ, राइट, उत्तराखंड में है। वैद्यनाथ कहाँ पर है अपनी, झारखंड में। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गृहनरेश्वर कहाँ पर है, महाराष्ट्र, ठीक है। मल्लिकार्जुना कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। रामेश्वरम कहाँ पे है, तमिलनाडु, ठीक है। आपको ये सारे 12 ज्योतिर्लिंग्स याद होने चाहिए। मैं अगर आपको रात को पूछूं तो भी आप मुझे आंसर आउट कर सकें, इतना याद होना चाहिए, राइट। सो पर हम देख लेते हैं थोड़े से फैक्ट्स इससे रिलेटेड। तो कालिदास इन रघुवंशम डिस्क्राइब दिस टेम्पल एज निकेतना पॉसिबली बिकॉज द रूफ्स ऑफ टेम्पल्स हैड मोस्टली बीन फ्लैट। तो आप ये देखिए कालिदास ने इनको कैसे डिस्क्राइब किया, निकेतना के थ्रू, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। वो कालिदास के बारे में पूछ लेंगे, बोल देंगे कि किस कैसे थ्रू डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। It was redeveloped and reconstructed over the centuries. As a result, the temple complex bears strong influences of Bhumji, Cholakya and the Maratha and architectural styles. तो इन पे किन 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 का इफेक्ट है, ठीक है। बुमजी, चालुक्य एंड द महाराष्ट्र, किस पे, महाबलेश्वर जो टेम्पल बना है उस पे ये सारी स्टाइल्स का इन्फ्लुएंस है, राइट। इन्फ्लुएंस है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इसी स्टाइल को यूज़ किया गया, इन्फ्लुएंस किया गया, राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन डू यू नो देख लेते हैं। उज्जैन वन ऑफ द प्राइमरी सेंटेंस ऑफ लर्निंग फॉर हिंदू स्क्रिप्चर्स, ठीक है। तो अपन उज्जैन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो न्यूज़ में है। was also called as अवंतिका इन 6th सेंचुरी एंड 7th सेंचुरी BC, ठीक है। तो 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी BC में इसको अवंतिका भी कहा जाता था। फेमस स्कॉलर्स एसोसिएटेड जो उज्जैन से हैं, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कालिदास, वरमहईरा, बाणाभट्ट, राज्यशिखरा, पुष्पदंत, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, भट्टाचार्य, दिवाकर, कर्त्याकरण, ठीक है। तो ये सारे के सारे फेमस स्कॉलर्स हैं जो न्यूज़ में। इट वॉज जियोग्राफिकली सिचुएटेड एट अ स्पॉट वेयर जीरो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट। तो आप ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके लिए कि यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जीरो मेरिडियन मीट होते हैं, राइट। मेंशन्ड इन सूर्य सिद्धांता। महाराजा जय सिंह टू बिल्ट एन ऑब्जर्वेटरी 18th सेंचुरी इन उज्जैन नोन एज विद्याशाला और जंतर मंतर। तो आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जो भी फिल्म्स दे रहा है इसको जरूर करके जाए, इजीली आपके 2 मार्क्स आ सकते हैं। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वरा, सोमनाथ, त्रिभिकेश्वरा, भीमशंकरा, केदारनाथ, वैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, ग्रीनेश्वरा, मल्लिकार्जुना, रामेश्वरम। भले ही कोई 2024 भी दे रहा हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीसी एक साल छोड़ के ये क्वेश्चन को रिपीट करता है नेक्स्ट ईयर, राइट। तो जो भी नेक्स्ट ईयर भी दे रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, राइट। तो आप उस चीज़ के बारे में ध्यान रखें। चलिए तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है फूड ग्रेन ऑयल सीड हार्वेस्ट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स सेज सेंटर, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। अपना सिर्फ इतना ही बताया है अपने को, थोड़ा सा अपने को ऑयल सीड्स के बारे में जानना है। मिनिस्टर सेज शुगर केन प्रोडक्शन इज ऑल्सो लाइक हिट टू रिकॉर्ड लेवल्स, एस्टिमेट्स रीच फ्रॉम द क्रॉप फीडबैक प्रोवाइडेड बाय द स्टेट्स। तो देखिए अपने यहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है जो कि रिकॉर्ड लेवल टच कर रहा है, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा आज ऑयल सीड्स के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ऑयल सीड के बारे में यूपीसी में मोस्टली क्वेश्चन आता है। तो सर आप बोलोगे सर आज सारा प्रीलिम्स क्यों करा रहे हो, लेकिन लाइक जैसे कि जो भी प्रीलिम्स दे रहा है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है, राइट। सो oilseeds crops are the second most important determinant of agriculture economy, ठीक है। Next only to cereals within the segment of field crops, the self-sufficiency in oilseeds attained through the yellow revolution during early 1990s could not be sustained beyond the short period। तो ऑयल सीड से अगर कोई रिलेटेड रेवोल्यूशन आ जाए तो क्या बोलोगे, येलो रेवोल्यूशन, राइट। यूपीसी मेंस में एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या बता दिया था, मतलब आपको क्या बताना था कि मिल्क से रिलेटेड क्या रेवोल्यूशन है, ठीक है, पल्सेस से रिलेटेड क्या रेवोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद जाके आप ऑयल सीड से रिलेटेड क्या रेवोल्यूशन है। तो ये सारे फूड रिवोल्यूशन आपको याद होने चाहिए। येलो रेवोल्यूशन हो गया, ब्लू रेवोल्यूशन हो गया, वाइट रेवोल्यूशन हो गया, राइट। अगर आप इन सारी चीज़ों को याद करते हैं तो आप इजीली जो भी अगर मेंस में भी आए और अगर प्री में भी आए तो आप इजीली चीज़ों को कर पाएंगे, राइट। So oilseeds crops are mainly grown for the purpose of obtaining vegetable oils from them, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल्स डायरेक्टली पूछा गया प्रीलिम्स में कि अपन सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए। ऑयल कंटेंट इन दैम वेरीज फ्रॉम 20% इन सोयाबीन्स टू 40% इन सनफ्लावर्स एंड कॉर्न रेपसीड, ठीक है। तो ऑयल कंटेंट वेरी करता है, इतना आपको ध्यान नहीं होना चाहिए कि 20% सोयाबीन में पाया जाता है, 40% सनफ्लावर और ये सब में पाया जाता है, ठीक है। तो कस्टर सीड
सिसमम, रैपसीड, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, लिनसीड, निगर सीड, सनफ्लावर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, तो ये बोल देगा कि कस्टर्ड सीड इज़ ओनली प्रोड्यूस्ड इन अफ्रीका, तो नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ध्यान है कि कस्टर्ड सीड, सीसम, रैपसीड, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, लिनसीड, निगर सीड, ये सब अपने इंडिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, India buys more than two-thirds of total edible oil imports as palm oil. India has marked a position in the world in the production of large amount of oil seeds. तो देखिए, 2/3 अपन अपन अपना इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑयल सीड्स, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। अपन आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको बोल देंगे इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल सीड प्रोडक्शन, तो आपको लगेगा कि हाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो अपन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। आफ्टर चाइना, India is the second largest producer of the groundnut and it's third in position in the production of rapeseed after China and Canada. तो फर्स्ट कौन हो गया? चाइना, सेकंड हो गया कनाडा। ठीक है, मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया आर, तो कहाँ कहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो आपको ये सारे स्टेट्स ध्यान होने चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नहीं है, राइट। तो आपको बोल देगा कि ऑयल सीड्स असम में ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ नॉर्थ ईस्ट में प्रोड्यूस हो सकते होंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन सब में ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि डायरेक्टली ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंस में भले ही आप 2024 के लिए अपेयर कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। आई एम नॉट बाउंड बाय द ईसी एंड विल डिसाइड इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर सेज दैट द एससी हैज द वाइडन स्कोप ऑफ हिज ऑफिस बाय आस्किंग हिम टू आइडेंटिफाई द रियल शिवसेना इन जुलाई 20 ही दैट्स ही विल फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो आप ये देखिए, आज अपने लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे कि स्पीकर्स की पावर क्या होती है, राइट। स्पीकर्स की पावर के लिए डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन आते हैं। 2018 में सिर्फ एक स्पीकर के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन आया था, राइट। तो आपको उस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए। चलिए, तो अपन थोड़ा सा स्पीकर्स ऑफ लोकसभा की पावर्स देख लेते हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्या होती है, मतलब क्या होता है? ही और शी इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है उसका फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? अपने स्पीकर होते हैं, राइट। द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, और कोई भी पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट है जो भी हाउस में फॉलो की जाती है, तो उसका सबका इंटरप्रिटेशन सिर्फ स्पीकर कर सकते हैं। इन मैटर्स रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस प्रोविजन ही ऑफ्टन गिव रूलिंग्स विच आर रिस्पेक्टेड बाय द मेंबर्स एंड आर बाइंडिंग इन नेचर। तो ये देखिए, इनकी जो मतलब जो डिसीजन होता है वो काफ़ी बार बाइंडिंग भी होता है मोस्टली, राइट। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। ठीक है, एक तो आपने देखा कि इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो फर्स्ट हो गया, राइट। सेकंड बोलता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। He or she presides over a joint sitting of the two houses of parliament. Such a sitting is summoned by the president to settle a deadlock between the two houses on a bill. तो देखिए ये क्या करते हैं? प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सीटिंग के ऊपर, ठीक है, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में। वो क्या होती है, मतलब कि और कोई प्रिसाइड नहीं करेगा। देखिए आप ये कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और जब भी वो काम हो जाता है तो उसको समन कर देते हैं प्रेसिडेंट। तो आपके बारे में ध्यान होना चाहिए। चलिए, तो चलते हैं अपन अपने काम पे, नेक्स्ट थर्ड पे। एडजर्नमेंट ऑफ सिटिंग, ही और शी कैन एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कॉल्ड द quorum। तो अगर जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 1/10 नहीं आया आपके यहाँ पे, ठीक है, मतलब 1/10 बैठे ही नहीं है लोग, तो फिर अगर पब्लिक के लोग ही नहीं बैठे हैं तो फिर डिस्कशन क्या करेंगे? ठीक है, डिस्कशन भी करेंगे तो कुछ लोगों के बीच में होगा, लेकिन भाई अगर आपको इतने जने पहले सिलेक्ट करके भेजा है तो आप उनमें तो फुल डिस्कशन करो ना। आप उसमें ही 1/10 लेवे के बैठोगे तो 10% क्या होता है? कुछ नहीं होता है, राइट। तो इसलिए कोरम होना जरूरी है। अगर कोरम नहीं होगा तो ये क्या कर सकते हैं? हाउस को सस्पेंड कर सकते हैं या एडजर्न कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो मैंने थोड़ी सी और पावर्स लिखी हैं आपके लिए। मनी बिल, ही और शी डिसाइड्स वेदर अ मनी बिल इज़ नॉट, मीन्स लाइक वो मनी बिल है या नहीं। कोई भी जो बिल प्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में उसको ये डिसाइड करते हैं ये ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, या तो कोई दूसरा बिल है, फाइनेंशियल बिल है, राइट। इज अ डिसीजन ऑन द क्वेश्चन इज फाइनल। और देखिए इनका क्वेश्चन जो होता है वो फाइनल होता है। डिस्क्वालीफाइंग मेंबर्स, तो देखिए एक तो मनी बिल से अपन ने देखा, उसके बाद है डिस्क्वालीफाइंग मेंबर्स, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये फोर्थ हो गया आपका, ये फिफ्थ हो गया।
ठीक है। इट इज़ द स्पीकर हु डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा अराइजिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ 10 शेड्यूल। तो ये वो बंदे होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन उठता है या नहीं उठता, राइट। द 52 अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेट्स दिस पावर इन द स्पीकर। तो कौन से अमेंडमेंट से ये पावर दी गई स्पीकर को? 52 सेकेंड अमेंडमेंट, राइट, 52nd अमेंडमेंट। In 1992, the Supreme Court ruled that the decision of the Speaker in this regard is subject to judicial review. तो अब आप बोलोगे सर कि जुडिशियल रिव्यू है या नहीं है इस पे? प्रिंस बोल देगा कि हाँ इनका डिसीजन फाइनल होता है, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ले रहे हैं तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे, आपको इतनी अपॉर्चुनिटी खाली खाली नहीं दे दी जाएगी, ठीक है। चेयरिंग द आईपीजी, ही और शी एक्ट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो ये कैसे तौर पे एक्ट करते हैं? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के तौर पे एक्ट करते हैं, राइट। विच इज़ लिंक बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो पार्लियामेंट के, इंडिया के पार्लियामेंट्स के लिंक है और वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ही इज ऑल्सो एक्ट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द कंट्री, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। चलिए, तो अपन 2 पॉइंट्स और हैं वो देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज़, द कमिटीज़ ऑफ द हाउस आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्पीकर एंड द फंक्शन अंडर द स्पीकर्स ओवरऑल डायरेक्शन। तो ये किसके अंडर ये फंक्शन करती है कमिटीज़? ये स्पीकर के अंदर फंक्शंस करती है, राइट। द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर नॉमिनेटेड बाय हिम और हर। तो मतलब कि जो भी स्पीकर होगा उसके द्वारा ही जो भी चेयरमैन होंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के, उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। Committees like the Business Advisory Committee, the General Purpose Committee and the Rules Committee work directly under his chairmanship. तो जो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, जनरल पर्पस कमेटी है, ठीक है, और द रूल्स कमेटी, ये सब किसके अंडर वर्क करती है? चेयरमैनशिप किसके अंडर? लोकसभा के स्पीकर के चेयरमैनशिप के अंदर, राइट। तो आपको ध्यान होना चाहिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, रूल्स कमेटी, ये सब के बारे में यूपीसी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रखा है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके 23, 24, 25 एग्जाम्स के लिए। प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस, द स्पीकर इज द गार्जियन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द हाउस एंड इट्स कमिटीज एंड इट्स मेंबर्स। तो स्पीकर कौन होते हैं? गार्जियन होते हैं किसके? राइट्स के, प्रिविलेजेस के, हाउस के, कमिटीज़ के, मेंबर्स के, राइट। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। It depends only on the speaker to refer any question of privilege to the committee of privilege for an examination, investigation and report. देखिए, solely on the speaker, जब भी कुछ solely वाली बात आ जाए ना, मतलब स्पीकर ही डिसीजन ले सकता है और कोई डिसीजन नहीं लेगा, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो अगर कोई प्रिविलेज का क्वेश्चन है या नहीं है, ये सिर्फ लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड कर सकते हैं। और अगर उनको डिसाइड करके उनको आगे भेजना है तो भेज सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए या रिपोर्ट के लिए, राइट। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आज मैंने सिर्फ आपको पावर्स ऑफ लोकसभा स्पीकर कराया है, टर्म ऑफ लोकसभा, अपॉइंटमेंट ऑफ लोकसभा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा, मतलब लाइक कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लेक्चर बन जाएगा, बड़ा लेक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो आज जो मुझे एडिटोरियल से इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको कवर करा दिया। अगर और कुछ आता है नया तो अपन सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है शुड स्टेट्स रिवर्ट टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये बोला जा रहा है कि स्टेट्स को क्या वापस अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम पे चले जाना चाहिए। तो मतलब ये होगा कि न्यू पेंशन स्कीम में कोई लूपहोल्स होंगे, राइट। तो अपन आज ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं, जिससे कि अपन इजीली देख पाएंगे कि पीछे जाना सही है या गलत, ठीक है। द ओपीएस इज अ डिफाइंड पेंशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो नीड ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो देखिए, ये डिफाइंड पेंशन स्कीम थी, यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है वेयर द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। तो देखिए, पहले यहाँ पे कुछ सैलरी से कंट्रीब्यूट नहीं होता था, यहाँ पे अब सैलरी से कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। कुछ 5 पॉइंटर्स हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, आपके मेन्स आंसर लिखने में डायरेक्ट काम आएंगे। पेंशन पे आउट पोस्ट रिटायरमेंट इज बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड द लेंथ ऑफ सर्विस एंड रेफर टू एज डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम। The government contribute 14% toward the NPS account while the employee contribute 10% of their basic salary। तो ये देखिए कितना डिफरेंस है। ये आपके डिपेंड करता था कि पोस्ट रिटायरमेंट आपने क्या लास्ट ड्रॉन सैलरी करी है उसके लेंथ ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे तो 14% गवर्नमेंट देगी, 10% बेसिक सैलरी से कट रहा है, ठीक है। अपन रिटायरमेंट एम्प्लॉयज रिसीव 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन बेसिक DNS अलाउंस और ऑफ द एवरेज अर्निंग इन द लास्ट 10 मंथ्स ऑफ सर्विस विच एवर इज मोर एडवांटेजेस टू देम। मतलब जो भी आप लास्ट रिटायर हुए हो ना, उसका 50% जो आपने सैलरी उठाई थी उसका 50% आपको मिलता रहेगा हर महीने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है।
द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द ओपीएस इज बोन बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो कौन पे आउट करता है? गवर्नमेंट पे आउट करती है। पेंशन पे आउट पोस्ट रिटायरमेंट डिपेंड्स ऑन द रिटर्न जनरेटेड बाय द कॉर्पोरेट्स एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द वर्किंग ईयर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट रिटायरमेंट जो डेवलप हो रहा है वो जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट करा एम्प्लॉयज़ ने पूरे साल में उसके अकॉर्डिंग होता है। ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वी आर एलिजिबल फॉर रिसीविंग अ पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन अंडर द ओपीएस स्कीम। तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही एलिजिबल थे पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए, राइट। फिर बोलता है एनपीएस इज़ बेस्ड ऑन मार्केट बेस्ड रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग टर्म। तो ये क्या है, मार्केट बेस्ड पे है, ये इस पे सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं रह गए अब। एनपीए कवर्स द प्राइवेट सेक्टर एंड नॉट जस्ट गवर्नमेंट सेक्टर। तो आप देखिए एनपीएस ने क्या कर दिया है, अब प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड कर लिया है अपने एनपीएस स्कीम में, राइट। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आपको ध्यान होना चाहिए, अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली लिख पाएंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और आपके लिए मैंने एक जीएस पीवाईक्यू का एमसीक्यू फॉर्म में चैनल बना रखा है, उसमें आप डेली पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और ट्यूटोरियल्स के साथ।